नाउ मैसूर के युद्ध में इन द वार ऑफ सेरिंगापट्टम सेरिंगापट्टम। उसने क्या किया, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को मार दिया और उसके जो दोनों बेटे थे, बच्चे थे, उनको होस्टेज बना दिया। ठीक है कि नहीं, इतना काम हो गया। तो साउथ में भी इनका कब्जा हो गया कि नहीं। हमने आपको कल भी बताया था कि लूटी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ जीता बातों बात, उदयपुर तंजौर सतारा की भी यही कहानी थी, है ना। और उसके अलावा सिंध पंजाब इनकी तो क्या बिसात, और इसी तरीके से उसने धीरे धीरे करके सब जगह कब्जा कर लिया। यहाँ पर आगे की बात देखिए, टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली। हैदर अली ने 21 ईयर्स तक पावरफुल मैसूर प्रोविंस पर राज किया। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आया। टीपू सुल्तान ने क्या किया, स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी। उसने इलायची का व्यापार, दालचीनी का व्यापार, इस तरीके से पेपर, काली मिर्च, उसने कहा कुछ भी कंपनी को नहीं देना है। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो मसालों का व्यापार था वो ब्रिटेन जाना बंद हो गया, ब्रिटेन में मसाले ही नहीं पहुंच रहे थे। इस तरीके से उसने ये काम किया, उसने अलाउड ही नहीं किया। टीपू सुल्तान 1799 को अपनी राजधानी मैसूर को डिफेंड करता हुआ मारा गया। कब मारा गया? 1799। सही। टीपू सुल्तान ने कितने बार लड़े हैं बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी से? 3 बार, 4 बार लड़े थे। 4 बार लड़ा। वो कौन सा बैटल था जिसमें वो टीपू सुल्तान मारा गया? सेरिंगापट्टम। आगे की बात देखिए, वॉर विद मर्चेंट्स। मर्चेंट्स के साथ कैसे कंपनी ने काम किया। नाउ फ्रॉम द 18th century कंपनी sought to cut the destroy मराठा पावर। अब उसने कंपनी ने सेरिंगापट्टम में टीपू सुल्तान को हराया। और बताओ यार, उस पानीपत के युद्ध में कंपनी ने किसको हरा दिया? तीसरा बार। पानीपत के 3 लड़ाइयाँ हुई है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठे को हरा दिया। सही। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिससे मुगल वंश आया था, हमारे मुगल डायनेस्टी आई थी, तो वो भी हरियाणा में पानीपत में हुआ था। लेकिन बोलो लास्ट वार जो पानीपत का था, अगला पेज निकालो, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ये देखो क्या लिखा है, इट इज इन द वार ऑफ पानीपत। पानीपत लिख रहा है, बैटल ऑफ पानीपत, इसे पढ़ो। चलो, तो अगली चीज क्या बताई, कंपनी ने क्या किया, मराठे को हरा दिया। सो लिखिए, इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, कंपनी डिफीटेड मराठा। महाराष्ट्र को ही हरा दिया। अब आगे देखिए ना, मराठा ड्रीमिंग टू रूल। मराठा लोग तो सोच रहे थे हम दिल्ली में राज करेंगे, लेकिन उनका सारा सपना धरा का धरा रह गया। उनके जो भी वो कौन कौन से थे, मराठास वर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। 4 लोग मराठा राज कर रहे थे। ये पूरा मराठा था। इसमें कौन कौन था, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, इन सभी को हरा दिया। ये सभी मराठा थे। सो हु वर द रूलर्स इन मराठा। इनकी कंबाइंड फौज जब आई सामने में ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो टिक न सकी और ठीक है। मराठा रूलर्स वर, कौन कौन चीफ्स थे, मराठा रूलर्स वर सिंधिया, एंड होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले।
टुगेदर इन ए कन्फेडरी अंडर ए पेशवा मिनिस्टर। ये किसके रूल के अंदर थे? दीज वर अंडर पेशवा। पेशवा का नाम तो तुमने सुना होगा, दैट इज पेशवा हु बिकेम द इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर द टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ दैट लेट सेंचुरी। तुमने पेशवा बाजीराव का नाम सुना है, जिसके ऊपर एक कहानी भी बनी है ना, स्टोरी बनी थी पेशवा। उन्हीं का लड़का उस समय राज कर रहा था, पेशवा बाजीराव। उनकी तलवार ही 1 मीटर लंबी होती थी और ऐसे हिलती थी, कईयों को मार देते थे। तो उनका लड़का था, उसके अंदर में चारों लोग थे, ये चारों चीफ थे। और उस समय मराठा का जो मेन होता था वो कौन होता था? पेशवा। सामंत जानते हो? सामंत का मतलब है अलग अलग जगह उनको जमीन दे दी जाती थी, फिर वो लोग उससे लोगों से रेवेन्यू लेते थे। तो ये चारों सामंत थे और इनका जो मुख्य था वो पेशवा, लेकिन वो हार गया। आगे देखिए, इस तरीके से द मराठा सबड्यू हो गए। इसके बाद क्या हुआ? इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड विद द ट्रीटी, सेकेंड एंग्लो मराठा वार, 3 बार हुए इनके साथ। पहली बार में मराठा जीत गए, दूसरी बार में भी जीत गए, लेकिन जो तीसरी एंग्लो मराठा वार हुई वो पानीपत की वार थी और उसमें ये एंग्लो मराठा वार यानी अंग्रेजों और मराठा के बीच में 3 लड़ाई, 2 में मराठा जीते और आखिरी वाले में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, आसपास का टीपू सुल्तान का एरिया इन सबको मिला लिया था और उससे फिर इनको हरा, इनमें फूट आ गई। अब आगे देखिए, नाउ दिस एंग्लो मराठा वार वाज 1817 to 19। ये बोलो तीसरा पानीपत का वार कब हुआ? 1817 से 19, and in this way now Maratha, the Peshwa was removed and sent to Pithur jail। पेशवा हटा दिए गए, पेशवा को कहाँ भेज दिया गया? was removed and sent to कानपुर। पिठूर जेल में भेज दिया गया, कानपुर के बगल में पिठूर जेल है, एंड सेंड टू पिठूर जेल नियर कानपुर। मराठा का अंत हो गया। अब आगे देखिए, अब ये जो विंध्याचल है, ये तुमको मालूम है, यहाँ पर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का क्या नाम है? विंध्याचल। तो विंध्य के नीचे भी अब कंपनी का कब्जा हो गया, विंध्य माउंटेन सीरीज है, तो विंध्या के नीचे भी इसका कब्जा हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? सो नाउ इन दिस वे कंपनी हैज ऑक्यूपाइड। अच्छा, इसके इधर में कौन था बताओ? अभी तुमको थोड़ी देर पहले कर्नाटक के बारे में बताया था, मैसूर। तो मैसूर में तो इसका राज हो ही गया। मैसूर में उसने किसको सबड्यू कर दिया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी बहुत सारे राज बाकी हैं जिनको अभी हम लोग कहते हैं लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स समझते हो क्या होता है? कि किसी का अगर बेटा प्रॉपर नहीं है और उसने क्या किया है कि दत्तक पुत्र है, किसी से हेरिडिटरी कहीं से ले रखा एडॉप्टेड सन, तो फिर उसके सन को वो लोग बनने नहीं देते थे। और ये डलहौजी की नीति थी। डलहौजी ने क्या किया, अभी हेडिंग देखो उसमें लिखा है कि नहीं, इट इज लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इससे फिर उसने कई चीज़ों को ले लिया। अब आगे की कहानी सुनिए। ये बताइए, क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी से आप क्या समझते हैं? उसने बताया, जब पीछे आप लोगों ने पढ़ लिया था कि उसने कई रूल्स को अपने अंडर में कर लिया और ये बोला कि सब्सिडियरी अलायंस, कंपनी मेड सब्सिडियरी अलायंस विद मैनी, सबसे समझौता कर लिया। सब्सिडियरी का मतलब है, एक होता है कि सुपीरियर और एक होता है इंफीरियर, जूनियर, कि तुम हमारे अंडर में हो। और क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी का क्या मतलब है आरुष? कि कंपनी का हित सर्वोपरि है। द बेनिफिट्स या वेलफेयर ऑफ कंपनी इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का क्या मतलब होता है? सर्वोपरि।
तुम्हारे हित पीछे हैं, कंपनी का नुकसान होगा तो तुम्हारा नहीं देखा जाएगा, ये क्लेम। कंपनी ने कहा हम तुमसे समझौता कर रहे हैं, लेकिन कहीं बात फंसेगी तो कंपनी का जिसमें फायदा होगा वही बात मानी जाएगी। उस चीज को क्या कहते हैं? क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। तो अब इससे ये पता चल गया उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तुमको ये भी बात मालूम है उस समय अलग अलग जगह गवर्नर होते थे, जैसे कहीं पर क्लाइव था, कहीं डलहौजी था, और सारे सातों गवर्नर का जो हेड होता था इंडिया में उसका क्या नाम, वो क्या कहलाता था। तो वो जो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, जिसने ये नियम लगाया। कौन था? पूरे इंडिया वारेन हेस्टिंग ने ये नियम लगाया। सारे गवर्नर का भी जो है उसे क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलो उसके बारे में देखो। नाउ ऐसा उसने कब किया? अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कब से कब तक था? 1813 से 23 तक था, 10 साल तक। वारेन हेस्टिंग कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन की थी, वो बहुत एग्रेसिव पॉलिसी थी। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। सो कंपनी प्रोजेक्टेड, क्या प्रोजेक्ट किया रिद्धिमा? कंपनी प्रोजेक्टेड द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, द पॉलिसी ऑफ, इसका मतलब क्या है? माउंसी। अंडर दिस रूल that the company claimed that the authority of company is supreme. इसका मतलब क्या है? It means that authority का मतलब पावर होती है। Authority of company is supreme, चाहे कोई उसका दोस्त ही क्यों ना हो, बात कंपनी की ही मानी जाएगी। अथॉरिटी ऑफ कंपनी इज सुप्रीम। सुप्रीम का ही दूसरा मतलब क्या होता है? पैरामाउंट। सबसे बड़ा विशेषाधिकार कंपनी के हाथ में है, ठीक है। सो पावर ऑफ कंपनी इज ग्रेटर देन इंडियन स्टेट। सो पावर ऑफ कंपनी इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है? इंडियन स्टेट, कोई भी नवाब से भी ज्यादा है। इसलिए इफ कंपनी डिजायर इट कैन एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। अगर कंपनी चाहे, एनेक्स का मतलब समझते हो? काट के हथियार लेना। If company desire, then it can annex any Indian kingdom. अगर तुम अपना रेवेन्यू नहीं दे पाते हो, 5 लाख रुपया नहीं दे पाओगे, काट लिया जाएगा, ठीक है। If company desire, it can annex any Indian kingdom, किसी भी राज्य को ले सकते, ऐसा उसने बना दिया है। अब जरा देखें कि लेकिन इस पैरामाउंसी को ये सिंपली अनचैलेंज नहीं गया। उस समय रानी चन्नम्मा थी, वो किट्टूर की रानी थी। कर्नाटक का एक राज्य था, वहाँ क्या था? कर्नाटक में मशहूर भी है। यहाँ पे एक रानी कौन सी थी? किट्टूर। किट्टूर की रानी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारा राज्य ले लो। रानी चन्नम्मा, तो रानी चन्नम्मा उस समय कहाँ की रानी थी? किट्टूर। ये देखो, और उनके ठीक ऊपर लॉर्ड हेस्टिंग दिखाए गए हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने जो ये पैरामाउंसी का नियम बनाया, दिखाया गया है रानी चन्नम्मा। ये वारेन हेस्टिंग है, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया?
तो जरा आर्म्स एंड ब्रिटिश रेजिस्टेंस किया। रानी चेन्नम्मा अपोज्ड दिस रूल। कहाँ की रानी थी? ऑफ कित्तूर, कर्नाटका। ऑफ कित्तूर, कर्नाटका अपोज्ड दिस। सिर्फ अपोज ही नहीं किया, एंड फॉट विद आर्म्स, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया, वो हार गए। She was jailed and ultimately she died. Where she died? इस तरीके से कित्तूर में भी इनका शासन हो गया। अब आगे देखिए, in 1830 East India Company worried about Russia. It imagined Russia might expand across Asia and enter India. The British now wanted to secure in northwest. अब इसके बाद एक और चीज हुई, ये पूरा वर्ल्ड है, और now ये देखिए, कंपनी ने सोचा कि ये रशिया, ये यूराल माउंटेन है, ये रशिया है, और रशिया, कंपनी ने सोचा रशिया यहाँ से आ सकता है इंडिया। तो फिर कंपनी क्या करेगी? बोलो, अगर आ गया रशिया, रशिया में उस समय अलेक्जेंडर जार का शासक था। ये नॉर्थ वेस्ट है, देखो ये चीज, ये कौन सी नॉर्थ, और इसे क्या कहते हैं? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है। तो कंपनी ने सोचा कि हम नॉर्थ ईस्ट पे अपने पकड़ बढ़ाएं, नहीं तो अगर रशिया आ गया तो हम बचेंगे कैसे? क्या तुमने क्लास 8 में पढ़ा है कि उस समय नॉर्थ ईस्ट में अहोम का शासन था, है ना? अहोम्स बहुत शक्तिशाली थे, और जैसे सब जगह तुमने कहीं देखा कि कहीं चोल था, तो कहीं अलग अलग भील कहीं शासन कर रहे थे ना, जो जनजातियां थी, दैट इज नोमैड्स, लोग अलग अलग शासन कर रहे थे कि नहीं? तो कहीं गौंड थे, एक पूरा चैप्टर ही था। लेकिन उस समय बोलो असम में कौन थे? अहोम्स। ये कंपनी ने इन पर कई बार आक्रमण किया यहाँ पर असम की तरफ, लेकिन कंपनी कभी नहीं जीत सकी। कंपनी कभी असम में जा ही नहीं सकी, हरा नहीं पाई। वो लोग, वो इतने रेजिस्टेंट थे, तो कंपनी कभी भी नॉर्थ ईस्ट में कब्जा नहीं करती। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, so they fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect company rule there. खैर कंपनी ने यहाँ पर, बताओ कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो माउंटेन पर्वत यहाँ पर है, हिमालय, ये यहाँ पे जाके कौन सा बन जाता है? हिंदू कुश। कहाँ है यहाँ पे? अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। तो कंपनी ने वहां तक जो भी लोग थे वहां आक्रमण किया और उनको अपने अंडर में ले लिया, लेकिन वो बहुत टफ टेरेन था। तो उसने कहा बार बार नहीं आएंगे, लेकिन तुम अपना जो है हर महीने इतना सोना तुम दिल्ली भेज दिया कर। कंपनी ने उनको एम्पावर कर लिया, हाउएवर हैड नॉट रूल्ड। अपना कोई आदमी नहीं रखा, ऑफिसर नहीं रखा, और बोला आप अपना पैसा भेज दो। कंपनी का रूल कहाँ तक था? बोलो, अफगानिस्तान। सो कंपनी हैज एम्पावर्ड इनडायरेक्टली इन अफगानिस्तान। सही, अफगानिस्तान वो भी उसके अंदर में आ गया। उस समय ये मुझे बताओ, ये जो अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय यहाँ पंजाब का प्रोविंस था ये पूरा। वहाँ कौन था? रंजीत सिंह। करेक्ट, महाराजा। बहुत एक आंख के थे, एक आंख फूटी हुई थी, लेकिन इतने खतरनाक थे। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। अब उस समय इसमें कहा अवध, सिंध, पंजाब पर अभी हुआ था वज्र निपात। कल पढ़ रहे थे। इसका क्या मतलब है? क्या जब रंजीत सिंह थे वो कंपनी से हार गए थे कि नहीं हारे? कभी नहीं हारे थे। रंजीत सिंह से तो अंग्रेज डरते थे, लेकिन अभी रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद जो पंजाबी प्रोविंस था, पंजाब प्रोविंस, उसका राजा वीक था। तो कंपनी ने इसका फायदा उठाया और जीत लिया। तो इस तरीके से उसने पंजाब जीत लिया। पंजाब जीतने से उसको, अभी भी जो पाकिस्तान जाओगे वहाँ भी पंजाब प्रोविंस है, वहाँ भी लाहौर, वो सब पंजाबी लोग रहते हैं। तो वो पूरा पंजाब पाकिस्तान तक उनके अंदर में। ठीक है, तो अब इस चीज़ के बारे में देखो कैसे कंपनी ने पंजाब जीता। नाउ
कंपनी डॉट होल्ड, कहाँ होल्ड हो गया? अब तो अफगानिस्तान, अच्छा बताया अफगानिस्तान। अच्छा, एट दैट टाइम राजा महाराजा रंजीत सिंह was the ruler of Punjab province. Singh was ruler of Punjab. After his death, उनके समय में तो कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन two wars were fought with Sikh kingdom and ultimately Punjab was annexed. अब इसमें अब आगे दिखाया गया है कि देखो महाराजा रंजीत सिंह अपना कोर्ट चला रहे हैं। ये महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, सही है। महाराजा रंजीत सिंह, अगला पेज पढ़ो। महाराजा रंजीत सिंह देखो, इनके साथ दो बार लड़ेंगे। ये देखो चंद्रमा, रानी चंद्रमा, और ये पिछले जीके सही। अब देखो कंपनी फॉट टू वार विद पंजाब एंड अल्टीमेटली कंपनी वन। इसमें बुक में लिखा नहीं है कि रंजीत सिंह मरे थे, लेकिन वो मर गए। कंपनी फॉट two wars with Punjab and ultimately इस तरीके से कंपनी could not succeed to win Assam and Northeast due to Ahom tribes. किसकी वजह से? Ahom tribes. कंपनी could not, कोई भी नहीं जीत पाया था, मुगल ही नहीं जीत पाए थे अहोम से। अहोम को तो कोई हटा ही नहीं पाएगा। could not succeed to win नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब वही सेवन सिस्टर स्टेट्स ड्यू टू अहोम ट्राइब्स। अब देखो इतना होने के बाद अब जो राजा लॉर्ड डलहौजी, अब ये बदल गया। वारन हेस्टिंग के बाद अब कौन आ गया? डलहौजी आ गया। तो डलहौजी ने अपनी अलग नीति लगा दी, ठीक है। नाउ अब देखिए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका क्या मतलब है? कि हड़प करने की नीति। Now, the doctrine of lapse. Now, final moment of कंपनी के पास जो बचा, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, और अब 50 साल और बीत चुके थे। अब 48 में आ जाओ, उस समय कौन था? 48 to 56 लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प करने का, तब उसके मन में अच्छा अवसर आया, तो डलहौजी ने राज्य हड़प करने की ठानी थी और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उस समय डलहौजी का भी नाम आता है कि हौजी। So Lord Dalhousie was Governor General of India. कब से कब तक था? 48 से 56, 48 to 1856, ये 8 साल ही रहा। Now, अब he has devised a policy, so उसने एक नई पॉलिसी निकाली। So he devised या projected a policy of doctrine
ऑफ लैब्स। लैब्स का मतलब है हड़प करने की नीति। पैरामाउंसी का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम। दोनों का अलग अलग मतलब है। अब आगे देखिए, इसका मतलब क्या था? दिस डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का मतलब लॉ होता है। डॉक्ट्राइन का मतलब लॉ होता है। दिस डॉक्ट्राइन स्टेट्स, इससे क्या पता चलता है प्रत्युष? डॉक्ट्राइन स्टेट्स दैट if any Indian ruler dies without a male heir, जिसका कोई लड़का ना हो, लड़की होगा तो भी चला जाएगा, अगर उसका मेल उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य हड़प लिया गया। If any Indian ruler dies without मेल हायर, हायर का मतलब है उत्तराधिकारी, जो बाद में उसका अधिकारी बनेगा। अगर कोई नहीं है मेल हायर तो क्या होगा? Then his kingdom will lapse. Then his kingdom will lapse. उस समय झांसी के राजा मरे थे तो लैप्स हो जाना चाहिए। सतारा, नागपुर तो ऐसे ही चले गए थे, उदयपुर चले गए थे। झांसी की रानी ने नहीं जाने दिया, बोले हम ऐसे कैसे दे देंगे, हम रानी बने। वैसे होना चाहिए, नहीं है तो सिंपली दे दो। कंपनी लड़ना नहीं चाहती थी, सोचती थी फ्री में मिल जाए बिना एक भी किसी की जान गंवाए, तो वो इस तरीके के डॉक्ट्राइन निकालती थी। सीधी लड़ाई वो चाहती नहीं। तो इससे क्या क्या हुआ बताइए। नाउ इससे दिस कॉज ड्यू टू दिस, इसकी वजह से तेजस क्या हुआ बताओ? सतारा चला गया। सतारा भी मध्य प्रदेश में है, सतारा निकल गया। संबलपुर ये भी मध्य प्रदेश में है, संबलपुर चला गया। उदयपुर यहीं के पास में है, यही है राजस्थान में। हाँ, माउंट आबू के बगल में उदयपुर। उदयपुर निकल गया। नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में है, वो भी चला गया। और झांसी, झांसी तो यूपी में है। झांसी यूपी में है। इस ये इनके अंडर में आ रहे हैं, लेकिन झांसी की रानी ने सिंपली नहीं किया। झांसी की रानी ने लड़ा और लड़ने के बाद क्या हुआ? ठीक है, पर पीछे हीरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, ठीक है। तो रानी क्या हुई बताइए? अकेली पड़ी या हाय होने लगे उस पे वार पे वार, और फिर जब पीछे हीरोज आ गया उसके, हीरोज ने गोली मार दी और हाय घिरी अब रानी थी। और बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से धोखे से उसको घेर के मार डाला गया। अब देखो इस तरीके से ये सारे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से आने लगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे प्रोविंस उसके अंदर में हो, सब कुछ आ गया इनके पास, सब कुछ इनके अंदर में आ गया। फाइनली अब बात आ रही है 1856 की। ये सब होते होते कब तक बात पहुंच गई? देख लो, झांसी 1854 में आया, इसी के समय में ही आ गया, हड़प लिया इसने। ये कब आया? 1853 में। ये सिंपली हड़प रहा था। 1852 में ये हड़प लिया। आप नहीं समझ में, सब हड़प लिया इसने। 1850 में किसे हड़प लिया? संबल को। और 1848 में सतारा को। तो ये सब 1854 तक सारी बात होगी, इसी के समय में दूंगा। देखो सही है। अब देखो फाइनली कंपनी ने 1856 में क्या किया? हेलो, हाँ जी नमस्ते। अभी तो क्लास चल रही सर, शाम को बात कर लें। हाँ चलो ना। अब देखो इन 1856 में भारत का एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। उस प्रोविंस का क्या नाम था? दैट इज अवध। अभी अवध बचा हुआ था, अवध के नवाब बड़े थे। ये अवध था।
अवध। अवध भी 1856 में कैप्चर कर लिया। तो इस टाइम पर कंपनी टूक ओवर अवध। ऐसा कैसे हो गया अंकित? क्योंकि तुमने पहले कहानी पढ़ी थी कि अवध में भी इसने क्या किया था कि रेवेन्यू देना था। अवध के नवाब से क्या बोला था कि भाई इतना लाख रुपए रेवेन्यू दो, वो नहीं दे पाया। उसका 3-4 टुकड़ों में अवध को ले लिया। अच्छा तुम नहीं दे पा रहे हो, आधा दे रहे हो, आधा अवध गया। ऐसे ऐसे तो नाउ कंपनी टुक ओवर अवध। तो कंपनी टुक ओवर अवध कैसे अवध को लिया? कंपनी ने कहा कि यू आर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, सो कंपनी सेड दैट नवाब इज मिसगवर्निंग अवध। और इस वजह से कंपनी ने ये बोल दिया कि नवाब अच्छी तरीके से अवध को नहीं चला रहा है, अब कंपनी चलाएगी। ये देखो उसमें लिखा हुआ है, कंपनी ने क्या बोला, ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो। कंपनी सेड दैट अवध, ये नवाब वहां का जो था वो, ठीक है, शुजाउद्दौला। कौन था? वो सिराजुद्दौला था जो मीर जाफर, ये शुजाउद्दौला। तो ये अपमान है अवध के लोगों का। कह रहे हैं कि तुम्हारा राजा तुम्हारा नहीं चला पा रहा, हम चलाएंगे, हम बाहरी लोग हैं। तो ये किसका अपमान है? जनता का भी अपमान नहीं। तो कंपनी ने क्या बोला? सेड दैट नवाब ऑफ अवध, या उसका फोटो बना हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, कुछ बनाया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कि नवाब ऑफ अवध is misgoverning, so company shall take over Awadh। इस तरीके से क्या आप देखते हैं अगले चित्र में कि कंपनी ने सबसे पहले कंपनी ब्रिटिश रूल, देखो येलो में, येलो एरिया कितना बढ़ता चला जा रहा है। येलो एरिया देखो तुम्हारे बना हुआ, येलो एरिया तो कम लग रहा है देखो एक फोटो में, एक में कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले इतना था, यहाँ मीर कासिम वाला बंगाल, फिर धीरे धीरे ये सब चीजें मैसूर के आसपास वाला एरिया को बताया, गोलकर से इंडिया गायकवाड़ भोसले सबको ले लिया नहीं, फिर धीरे धीरे ये सब इससे ले लिया, अवध का ले लिया, और अल्टीमेटली इतना ही था। अभी कुछ बाकी है, वो पंजाब भी चलाई जाएगा इसके अंदर। बात समझ में आई? ये देखो शुरू में इसने क्या किया, बंगाल को कब्जे में किया। सबसे पहले कंपनी भारत में बंगाल से घुसी, बंगाल के बाद इसने ये अवध का एरिया, अवध प्रोविंस ले लिया। मैसूर के आसपास टीपू सुल्तान को हराया, होलकर सिंधिया गायकवाड़ भोसले को हराया। फिर अभी सब इन सब के नाम तुम्हें पढ़ा है, ये भी एमपी के ही हैं ज़्यादातर, ठीक है कि नहीं? एमपी वाला ले लिया, और कुछ अफगानिस्तान का ले लिया। अब आगे देखो, नाउ सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से ब्रिटिश का एक्सपेंशन पूरी तरीके से हो गया था। नाउ अब देखिए सेटिंग अप, जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना था, जनता को चलाना आसान नहीं है, वो तो ट्रेडर्स थे, व्यापारी से कहो राजा का काम कर पाएगा, लेकिन उसे करना पड़ेगा ना। तो सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तुमको मालूम है अगला चैप्टर आने वाला है, और 1857 में मंगल पांडे क्या करेगा, अपने साथियों को विद्रोह के लिए कहेगा हम लोग, बंदूक को से खींचना पड़ता था तब गोली मारनी पड़ती थी। मंगल पांडे ने रोटी बांटनी शुरू कर दी, रोटी काट के उसको दिया, ठीक है। 18 मई याद रखना, सब लोग एक साथ ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार देंगे, क्योंकि सैनिक तो हम ही लोग हैं, हमारे हाथ में राइफल है, जाके चुपचाप जाएंगे सबको गोली मार देंगे, खत्म ब्रिटिश रूल। बात समझ आई? रोटी काट के वो सबको दे रहे थे सैनिक, गुप्त, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, रोटी दे रहे थे, गुलाब, 2 चीज, रोटी और गुलाब। तो पूरे भारत में बट गया। अब ये मंगल पांडे ऐसा खराब आदमी निकला, वो 11 ही मई को गोली चला दिया। एक साथ चलाते तो सब मर न जाते, उनको पता चल गया कि ये लोग गद्दारी कर सकते हैं, इन्होंने सब राइफल छीन ली। अगर न चलाता, 18 को चलाता तो क्या होता? क्या हम लोग 100 साल पहले न जीत जाते? हाँ, लगभग जीता जा सकता था। वो उसको ज्यादा जल्दी, समझ में आ गई ना गड़बड़ी कहाँ हो गई?
ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये पूरा अगला चैप्टर। अभी सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, खैर अभी तो 1 साल की बात है। 1 साल बाद फिर फर्स्ट फ्रीडम फाइट होगी, नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अभी तो 1 साल और है, उसमें अभी कंपनी रूल करेगी। तो जरा देखो क्या दिखाया गया है, द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक गवर्नर था, जरा देखिए कि इंपॉर्टेंट फिगर। अब थोड़ा सा पहले चले तो आप ये देखिए, ये इनके समय में लॉर्ड डलहौजी था, और उसके पहले कौन था बताओ, वारेन हेस्टिंग। 1833 ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले तुमको प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी बताया था कि दैट इज वो, उस समय ही वारेन हेस्टिंग था। तो उसके ऊपर मुकदमा चला। कहाँ पे मुकदमा चला, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। उसने बहुत जगह किया था, और उसकी कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी वारेन हेस्टिंग ने अपने अंदर में ले ली थी। बंगाल ले लिया था, बंगाल ले लिया, और क्या ले लिया, मद्रास ले लिया। पंजाब। इसके अलावा मद्रास ले लिया, बंगाल ले लिया, और मद्रास, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी ले ली। ये सारा उसने ले लिया था। नाउ ईच वर रूल्ड बाय गवर्नर, और इनका जो हेड था वो वारेन हेस्टिंग था, जिसने प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंसी लाई थी। अब आगे देखिए, फ्रॉम 72 a new system of justice was established. Each district was having 2 courts. देखो अब नया सिस्टम बता रहे हैं तुमको। There were many provinces in India. कौन कौन सी थी प्रोविंसेस? कौन कौन सी? प्रोविंस का मतलब राज्य समझो। बॉम्बे प्रोविंस, कौन सी प्रोविंस, अवध प्रोविंस, पंजाब। बंगाल प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, ऐसे। तो बॉम्बे प्रोविंस, अवध प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, और सब जगह पर लवलिस्ट कौन था बताओ, कौन हेड हुआ करता था? बिल्कुल नहीं, वो तो सबका हेड था। ये जो भारत था उसमें अलग अलग प्रोविंस थी। वारेन हेस्टिंग तो सबका एक साथ गवर्नर हुआ ना, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल अलग होते हैं। ये बात समझ आएगी नहीं? तो अब जरा देखो, ये एक प्रोविंस, ये दूसरी प्रोविंस बॉम्बे प्रोविंस, ये मद्रास प्रोविंस, ये मैसूर प्रोविंस, बीच में कौन सी हुई, ये अवध प्रोविंस, ये पंजाब प्रोविंस। और सबका हेड कौन था, गवर्नर। सब जगह कौन होता था, जैसे तुमने कहा ना रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर था मद्रास का, तो सब जगह ईच प्रोविंस हैज इट्स हेड एज गवर्नर। ईच प्रोविंस का हेड कौन होता था, as its head as governors. There were 7 governors. उस समय हमारे भारत में कितनी प्रोविंस थी, 7 प्रोविंस। तो गवर्नर भी कितने हुए, 7। And head of all governor was गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सही है? तो कितने गवर्नर हो गए बोलो? There were 7 governors, each of one province. Head of all governor was Governor General of इंडिया। Head of 7 governors was Governor General of इंडिया। तो ये तो जब से कंपनी आई तब से ही वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने लगी। लेकिन अब ये ज़्यादा मीनिंगफुल था, क्योंकि अब पूरे भारत में उसका कब्जा था। और पहले बंगाली बंगाल में था, तो वही गवर्नर है, वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या मीनिंगफुल है? नहीं है ना। पहले कब्जा तो करो भारत में, कब्जा हो गया तो गवर्नर जनरल बन गया। अब जरा देखिए, इसके अलावा नाउ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, वारेन हेस्टिंग। ये अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था भाई, पूरे भारत में कब्जा हो गया, अब तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। पूरा मैप दिखाया भी नहीं आपको। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये फोटो बनी है पिछले पेज की, वारेन हेस्टिंग।
ये रहा। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? कौन? पूरे भारत में कब्जा होगा, बनाओ अपना गवर्नर जनरल। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग, जिसके बारे में कब से कब तक बना? That is 18, ये नीचे लिखा हुआ है कि कब से कब तक बना। That is 1870 73 to 1783। 1813 से 1823 गवर्नर जनरल, 1813 से 1823 तक बना। अब जरा देखें। सो इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग बन गया। फ्रॉम 72 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, दो जिस जस्टिस के, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट, यानी ज्यूडिशरी। कल मैंने तुमको बताया था एक दीवानी और एक फौजदारी लिखा भी है, उसमें वर्ड लिखा दीवानी और फौजदारी अदालत। तो उसी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ो, यानी एक सिविल कोर्ट होगा, वहाँ पैसे के मुकदमे चलेंगे, और एक क्रिमिनल कोर्ट होगा, वहाँ जिन्होंने गोली मारी है, फंदा लगाया, वो चलेंगे। वो दोनों अपराधी एक जगह नहीं रहेंगे। नहीं तो तुम जिस लड़ने जा रहे हो, पता चला तुम्हारे बगल में एक मर्डरर खड़ा है, तो क्या अच्छा रहेगा? तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तुम तो अपना पैसे के लिए जा रहे हो कि हमारा किराएदार किराया नहीं दे रहा है, और वहाँ बगल में मर्डरर भी तुम्हारे खड़ा है, तो ठीक लगेगा? तो उन्होंने क्या किया, ज्यूडिशरी को दो हिस्से में बांट दिया। कौन कौन सा? क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। बोलो, बात समझ आएगी? क्रिमिनल का मतलब है फौजदारी, और पैसे का मतलब दीवानी। सही है? So now company has divided judiciary into two courts. उनकी सेपरेट हियरिंग होती थी। ओके ना, देखो सीखो, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, कैसे गवर्नर थे, कैसे गवर्नर जनरल थे, कैसे कंपनी ने कंट्रोल किया इंडिया। सो देयर वर टू सेपरेट कोर्ट्स। कौन कौन से कोर्ट्स थे? पहला सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को क्या कहेंगे तेजस? दीवानी की फौजदारी? दीवानी। बहुत अच्छा, दैट इज दीवानी। दीवानी का मतलब जो पैसे संबंधी हो। एंड बी इज क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी। इस तरीके से इन्होंने सिस्टम को बांध दिया। आगे देखिए, क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। उस समय यहाँ पर चलिए, जो कोर्ट्स थे वो किसके अंदर में थे? तुमको मालूम है मुसलमान भी भारत में थे। हाँ। और मुसलमान मुगल लोगों से इसने लिया था। काजी लोग मुकदमा चलाते थे। कौन लोग देखते थे? काजी लोग। वहाँ के जो कुरान के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से जो नियम होते हैं ना, उनके हिसाब से वो दंड देते थे। तो क्रिमिनल कोर्ट अभी भी इन लोगों ने अपने जज नहीं रखे थे। अभी तक किसके अंडर में थे क्रिमिनल कोर्ट में? काजी और मुफ्ती। सो क्रिमिनल कोर्ट्स वर looked after by Qazi and Mufti. However, civil courts were looked after by district collectors. तुमको पहले बताया था जो पैसे कलेक्ट करते थे, अभी उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन उसके पहले वो कौन कलेक्ट करता था? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स रखे थे। तो देखो, क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर, बोलो आरुष, किसके अंडर में थे क्रिमिनल कोर्ट्स? वर अंडर, बोल्ड लाइन से लिखा है, काजी एंड मुफ्ती। ऐसी हेडिंग तुम्हारे में भी है ना ब्रेज? देखो चेक करो, काजी एंड मुफ्ती। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिखा है कहीं? तो अब ये देखिए, नाउ आगे की बात देखिए। The major problem was the Brahman Pandits gave different interpretation of local law on different school of Dharamshala. To bring out uniformity, 11 पंडित को बुलाया गया और N.B. Halhed translated into English. इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग नियम बनाए। हिंदुओं का हिंदुओं के हिसाब से ट्रायल होता था,
और उसके लिए धर्मशाला, जानते हो उत्तराखंड में एक धर्मशाला है, वहाँ के 11 पंडित बुलाए गए और उन 11 पंडित से बोला गया तुम सारे वेद शास्त्र निकालो और पता लगाओ क्या नियम है, उसको लिख के दो, उसी से हम चलाएंगे। तो हिंदुओं को हिंदुओं के हिसाब से ट्रायल किया जाता था और जो मुस्लिम थे वो कुरान के हिसाब से काजी करता था। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया, ये नहीं कि हिंदू भी मुस्लिम के हिसाब से नहीं ट्रायल किया जाता, सही है। हाँ। तो ऐसा किया गया। अब देखिए, सो अंडर द रेगुलेशन न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड व्हिच while a court of appeal the सदर निजामत अदालत was also set up। तो अलग अलग थे, जैसे अभी हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, तो उस समय हाई कोर्ट की जगह सदर निजामत थी। एक हाई कोर्ट था और एक सुप्रीम कोर्ट था जो उन्होंने दिल्ली में एस्टेब्लिश कर दिया। तो छोटे कोर्ट में तुम अपील करो, अगर वहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ न्याय हुआ तो हायर कोर्ट जाओ। ऐसा ये नहीं कि एक कोर्ट जो बोल दे वही है। तो इस तरीके से उन्होंने वर्टिकल डिवीजन भी किया। अभी कैसा सिस्टम है तेजस हमारे यहाँ कोर्ट का, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं बताइए। सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाँ ये सही जानते हैं, दैट इज सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी से कहते हैं, जिला अदालत। फिर उसके बाद कौन सा होता है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने उस समय हाई कोर्ट का नाम दूसरा क्या था बोलो, सदर निजामत, जो कहां पर था, कैलकाटा में। ऐसा कंपनी समझ आई। सबसे टॉप पे ये, नंबर 2 पे ये और 3rd पे ये। उस समय ऐसा नियम उन्होंने रखा था। जरा देखें, दे कंपनी अपॉइंटेड 11 हिंदू पंडित्स टू फॉर्मुलेट हिंदू लॉ, कि भाई तुम्हारे में शादी के क्या नियम है, अगर कोई विधवा हो जाए तो उसकी संपत्ति किसको दी जाए, जाओ वेदों से देखो पता लगाओ। टू फॉर्मुलेट हिंदू लॉ, हिंदू लॉ बनवा दिया। और इसके अलावा काजीज एंड मुफ्तीज को भी बैठा दिया। काजी और मुफ्ती से बोला तुम मुस्लिम लॉ बनाओ, तुम हिंदू लॉ बनाओ, दोनों मिलके तो उन्होंने यूरोपियन जज को पकड़ा दिया ये लॉ है। पूछ लेना नहीं, न्याय करने से पहले तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उठा के बोल दे। काजी ने क्या किया बताइए, काजी एंड मुफ्ती ने क्या किया, फॉर्मुलेटेड मुस्लिम लॉ। अभी भी हमारा स्पेशल मुस्लिम लॉ लगता है सिविल कोड, मुस्लिम लॉ। These laws were handed over to European judges। इन दोनों लॉ को हैंड ओवर कर दिया, हैंडेड ओवर किसको, यूरोपियन जजेस। इस तरीके से। और अभी अभी हमने आपको ये भी बताया है, ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड, जो कि दिल्ली में था। पहले ही तुमको मालूम है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी क्या थी, अभी भी तुम देखो वो विक्टोरिया हाउस बना हुआ है, सबसे पहले कलकत्ता थी। विक्टोरिया हाउस कहाँ पे? ये कलकत्ता में, हुगली नदी के पास में ना, तो वहाँ पर कलकत्ता में बहुत बड़ा मार्बल का हाउस है विक्टोरिया, अभी भी लोग देखने जाते हैं। बाद में बहुत बाद में कंपनी ने इसको दिल्ली ट्रांसफर किया। तो पहले कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता। बहुत समय तो कंपनी ने वहीं राज किया। अच्छा ये बताइए कंपनी की आर्मी कैसी थी, क्या रिद्धिमा तुम ये समझती हो कि कंपनी की आर्मी में पैदल सवार थे कि कैवेलरी? कैवेलरी भी थी, घुड़सवार। कौन थे, कैवेलरी। तो कंपनी के जो अफसर थे वो किस में जाते थे बताओ, घुड़सवारी में, नहीं। और साथ में जो इंडियन सिपाही थे वो पैदल थे, उनको घोड़े नहीं मिलते थे, लेकिन जो ब्रिटिश अफसर्स थे उनको घोड़े।
ऐसे इस दिखती सिपाही है, को भी देखो। घोड़े मिलते थे। इसको कहेंगे कैवेलरी। ये क्या चीज है? तो जरा लिखिए कि कॉलोनियल रूल, वो हम लोगों को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था, अपनी कॉलोनी समझते थे। कॉलोनी का मतलब अपने अंदर में समझते थे ना। सो अंडर कॉलोनियल रूल क्या हुआ कि अंडर there were soldiers, कौन कौन से थे? एज इन्फेंट्री एंड कैवेलरी, पैदल जवान और घुड़सवार। कौन कौन थे? इन्फेंट्री, जो पैदल आगे बढ़ते हैं उनको इन्फेंट्री कहेंगे, पैदल। एंड कैवेलरी, दैट इज घुड़सवार। तो दो तरीके के लोग उस समय थे, ठीक है? पैदल सोल्जर्स, इनको इन्फेंट्री वाज गिवन ट्रेनिंग ऑफ तीरंदाजी। किसकी ट्रेनिंग ली जाती थी? वाइल द कैवेलरी वाज गिवन ट्रेनिंग ऑफ गनरी। जो पैदल थे उनको तीर चलाना, तलवार चलाना सिखाया जाता था, और जो घोड़े पे रहते थे उनको क्या चलाया जाता था? गन उस समय बड़ी बड़ी होती थी, तुमको मालूम है? इतनी बड़ी बड़ी, उस गन का क्या नाम था? ये देखो, बताइए मस्की। ये पढ़, इनकी बुक ही अलग है ना। कैसे ये देख रहे हैं? उनके भी चित्र बना, डबल बुक है, खूब अच्छा से बता। तो उनको मस्किट और गन चलाना सिखाया जाता, और जो पैदल थे उनको तीरंदाजी और स्वॉर्ड ट्रेनिंग ये सिखाया। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है अब हम परसों करेंगे, कल सर मैं। कौन से गन का बताया था इसमें? अच्छा, साइंस में कोई नया चैप्टर शुरू हुआ? अभी नहीं शुरू हुआ। गन बताई तो मैंने स्कूल में आप शुरू हुआ कुछ नया चैप्टर? कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? कौन सी कौन सा? तब ठीक, इतना ही रखो। बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक के अंदर ये फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन तो स्कूल खुलेगा तो